एक मिनट बेटा, एक मिनट। कैन यू सी इट नाउ? इज इट विजिबल टू यू नाउ बेटा? Okay, let me change the resolution. Okay, that's the problem. Okay, fine. Okay, ठीक है, ठीक है। दिखाई दे रहा है? एक मिनट बेटा, आज पता नहीं क्या हो गया इसको। नाउ आई थिंक ओके। तो मैंने इनका एग्जाम्पल है SMA 1 है, आपके इको R1, हाइंड थर्ड एंड बाम एच, और 8 बेस पेयर कटर्स के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे नॉट 1 SBF 1। तो यही बात मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैंने जैसे यहाँ पे इको R1 की स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट ली है, तो हमें ये पता है कि हमारे पास 4 अलग अलग टाइप के बेसिस होते हैं, ठीक है, ATGC। अब मैं देखो पहली पोजीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर कहीं पे फर्स्ट पोजीशन पे अगर G मिलेगा तभी तो ये कट करेगा ना हमारा एंजाइम जो है इको R1। और अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे केवल हम लोग ध्यान दे रहे हैं किस पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे G केवल 4 में से एक बार आएगा। कहने का मतलब ये है कि 4 बार जब बेसिस रिपीट हो जाएंगे, हर एक बेस रिपीट हो जाएगा, उसमें से केवल एक बार G होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसकी जो फर्स्ट पोजीशन पे जो G के आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है, मतलब 25% है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पोजीशन के लिए अगर हम लोग देखें तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी फिफ्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो वो सेम आएगा, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान दो बेटा, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की आने की वो किस तरीके से है कि अगर हम 4:6 बेस पेयर्स लें, ठीक है, अगर आपके पास कोई DNA की सीक्वेंस है 4:6 बेस पेयर्स की, दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस विच इज गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1, इट इज गोइंग टू अकर ओनली वंस, ठीक है। दिस स्पेसिफिक 6 बेस पेयर, दिस स्पेसिफिक will occur only once, will occur only once out of 4:6 बेस पेयर्स, ठीक है।
अगर इतना बड़ा डीएनए होगा उसमें से केवल एक ही बार ये सीक्वेंस आपको दिखाई देगी, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना बेटा, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। सीक्वेंस को चेंज कैसे कर देते हैं, सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ पे G और यहाँ पे मैंने लिख दिया पायरिमिडीन, इसके बाद हमने A T और यहाँ पे मैंने लिख दिया अगेन पायरिमिडीन, सॉरी प्यूरीन आना चाहिए यहाँ पे, ओके हाँ प्यूरीन आना चाहिए, और यहाँ पे आपका C आ गया है, ठीक है। और इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आपका प्यूरीन आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग T ले लेंगे, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे पायरिमिडीन आ जाएगा, यहाँ पे आपका G आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सीक्वेंस को चेंज करके बोल दिया गया है कि ये कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। तो इस सीक्वेंस की रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, मतलब कितने बेस पेयर्स के बाद में ये सीक्वेंस रिपीट होगी। तो अगर हम लोग वही कैलकुलेशन फर्स्ट वाले बेस के लिए करें तो 1/4, और सेकंड वाले पे जाएं तो देखो प्यूरीन और पिरिमिडीन, ये जो है फर्स्ट वाली सेकंड वाली पोजीशन पे पिरिमिडीन की आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो मैं 1/4 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि पिरिमिडीन आपके 2 होते हैं, प्यूरीन भी आपके 2 होते हैं। अगर हम थर्ड पोजीशन की बात करें तो 1/4 होगा, फोर्थ पोजीशन की भी बात करें तो 1/4 होगा, लेकिन फिफ्थ पोजीशन पे आपका ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि प्यूरीन हमारे 2 ही हैं। सिक्स्थ पोजीशन की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज गोइंग टू बी रिपीटेड ओनली वंस इन 4:4 बेस पेयर्स, प्रोबेबिलिटी पर 5 बेस पेयर्स, ठीक है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अगर इस तरीके से चेंज करके आपको किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सीक्वेंस दी जाती है तो उससे आप लोग आराम से जो है इस तरीके की कैलकुलेशन कर सकते हो ना, यू कैन डू दैट। ये बात समझ में आ गई बेटा सभी बच्चों को या नहीं आई है, जस्ट टेल मी दैट। बेटा बताओ। चलिए इसी को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और कैसे चेंज करते हैं, अब मैं यहाँ पे n लिख देता हूँ, ठीक है। n का मतलब होता है ये कोई भी बेस हो सकता है चारों में से, ठीक है। तो G N C N, यहाँ पे A ले लेते हैं, यहाँ पे T ले लेते हैं, यहाँ पे भी मैं n लिख देता हूँ, यहाँ पे T, यहाँ पे A, यहाँ पे भी n, यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे आपका G आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कहा गया है कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस कितने बेसिस के बाद में रिपीट होगी। अब देखो, चाहे यहाँ पे जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ पे कोई भी बेस आ सकता है। कोई भी बेस का मतलब ये है वो A हो सकता है, T हो सकता है, G हो सकता है, C हो सकता है। तो कोई भी आ जाए तो वो तो मतलब हमेशा ही रिकॉग्नाइजेबल रहेगा, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो तो 1 हो जाएगी ना, है कि नहीं। तो जहाँ पे n और n है वहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, और फर्स्ट पोजीशन का आपको पता ही है 1/4 होगा, थर्ड पोजीशन का भी 1/4 होगा, फोर्थ पोजीशन का भी आपका 1/4 होगा, ठीक है, और सिक्स्थ पोजीशन का भी आपका 1/4 होगा। तो ये सीक्वेंस जो है आपकी केवल एक बार रिपीट होगी आउट ऑफ द 4:4 बेस पेयर्स, ठीक है। तो एक तरीके से हम लोगों को अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर फ्रेम किया जाए तो बहुत आसानी के साथ में हम लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। चाहे आपको n दिया जाए, प्यूरीन दिया जाए, पिरिमिडीन दिया जाए, साथ के साथ में आपको ये भी लिखा जा सकता है अगर वो स्पेसिफिक बेस है, ठीक है, जैसे ATGC में से कोई एक है स्पेसिफिक बेस, अगर वो है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको 1/4 ही लेनी है। समझ में आई बात। अगर आपको कहीं पे लिख दिया जाता है कि रैंडम DNA है, ठीक है, क्या है, रैंडम DNA है, तो किसी भी स्पेसिफिक बेस की प्रोबेबिलिटी अगेन वहां पे सेम हो जाएगी।
रैंडम डीएनए लिखा जाए या 50% जीसी कंटेंट लिख दिया जाए या 50% एटी कंटेंट लिख दिया जाए, तो प्रोबेबिलिटी वहां पे आपकी 1/4 ही होगी। उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? प्लीज सभी बच्चे रिप्लाई करें। एक और मैं स्लाइड यहाँ पे ले लेता हूँ, एक दो चीज़ें और मुझे आप लोगों को बतानी है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा सभी बच्चों को या नहीं हुई है? चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे, एक होता है कंप्लीट डाइजेशन विद ए पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है, और एक होता है हमारे पास पार्शियल डाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंप्लीट डाइजेशन की। तो कंप्लीट डाइजेशन में कुछ नहीं है, अगर मैं आप लोगों को एक इस तरीके से किसी पर्टिकुलर डीएनए का रेस्ट्रिक्शन मैप दे देता हूँ। सपोज इसका टोटल साइज आपको दिया गया है, सपोज इट इज़ 8 KB, ठीक है, इसको 8 KB मान लेते हैं। इसके अंदर जो है दो रेस्ट्रिक्शन साइट हैं, एक यहाँ पे EcoR1 क्लीव करता है, ठीक है, EcoR1, और यहाँ पे दूसरी जगह पे जो आपका क्लीव करता है उसको हम मान लेते हैं BAM-H1, ठीक है, BAM-H1 की क्लीवेज साइट है यहाँ पे। इसका साइज आपको कुछ दिया गया है, दे हैव गिवन सम साइज हियर, सपोज इट इज़ 1.5 KB, और यहाँ पे जो आपको साइज दिया गया है सपोज इट इज़ सपोज इट इज़ 5 KB, ठीक है, और आपको पूछ लिया जाता है कि इसका कंप्लीट डाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटली डाइजेस्टेड विद EcoR1, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन विद EcoR1, ठीक है, EcoR1 के साथ में भी इसको क्लीव कर रहे हैं हम लोग, प्लस BAM-H1 के साथ में भी, ठीक है, दोनों के साथ में हम लोग इसको क्लीव कर रहे हैं, कंप्लीट डाइजेशन किया जा रहा है। तो दो क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो आपको नंबर ऑफ बैंड्स कितने मिलेंगे या नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कितने मिलेंगे, पहला तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि एगरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, AGE मैं लिख रहा हूँ, एगरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डीएनए विद बोथ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम लोग करेंगे तो उस पे नंबर ऑफ बैंड्स कितने दिखाई देंगे। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है, नंबर ऑफ बैंड्स कितने दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ बैंड्स पे आते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बैंड्स पे आते हैं। नंबर ऑफ बैंड्स आपको जो है 2 फ्रेगमेंट आपको मिल रहे हैं, कितने साइज के, अरे बेटा अगर 5 KB का ये है तो इसका भी साइज जो बीच वाला होगा उसको निकाल सकते हो ना, 5 + 1.65, तो इसका भी साइज कितना आएगा 1.5 KB। तो 1.5 KB के 2 फ्रेगमेंट होंगे और एक सिंगल फ्रेगमेंट होगा 5 KB का, और जब हम लोग इन दोनों को किसके ऊपर रन करेंगे, एगरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रन करेंगे, तो रन करने के बाद हमें केवल 2 फ्रेगमेंट दिखाई देंगे, एक होगा आपका 5 KB का और दूसरा कौन सा होगा आपका 1.5 KB का, क्योंकि जो एगरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उस पे जो आपके फ्रेगमेंट्स का जो सेपरेशन होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ठीक है, या नंबर ऑफ बेसिस कितने हैं, ठीक है, तो हमें 2 फ्रेगमेंट्स दिखाई दिए,
अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं? क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं कि जो आपने किसी 8 KB के डीएनए को डाइजेस्ट किया, आपको नहीं पता कि उसके अंदर कहाँ कहाँ पे जो है रेस्ट्रिक्शन साइट थी, यू डोंट नो दैट, यू डिडंट नो दैट। तो आपको दो बैंड्स दिखाई दिए, एक 5 KB का और एक जो है 1.5 KB का। तो देखो अगर दोनों को आप ऐड करोगे तो ये तो इन टोटल कितना हो रहा है, ये तो केवल 6.5 हो रहा है। और आपको पता है कि आपका जो डीएनए है उसका साइज कितना है, उसका साइज है हमारे पास 8 KB, ठीक है। मतलब बचा कितना, 1.5 KB। तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर 1.5 KB वाले दो फ्रेगमेंट्स हैं। तो इससे अगर आपको मैप अगर जनरेट करना हो, ठीक है, एक तो ये लीनियर डीएनए है, तो लीनियर डीएनए के अंदर जो है आपको ये पता हो सकता है, आप इस तरीके से मैप बना सकते हो कि पहले इधर की साइड 5 KB रख लो, इसके बाद यहाँ पे जो है 1.5 KB कर दो, ठीक है, और यहाँ पे भी 1.5 KB कर दो। या ऐसा भी इसके रिवर्स भी बना सकते हो, इसको उल्टा भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका मैप ऐसे भी हो सकता है कि बीच में 5 KB हो और दोनों साइड में क्या हो, 1.5 1.5। तो देखो दोनों टाइप के मैप आप लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, और इस तरीके से हम लोग जो है एनालाइज करते हैं। दैट्स हाउ वी एनालाइज द थिंग्स और द रेस्ट्रिक्शन मैप्स, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स भी आपको पता चल गए, ठीक है। अब मैं यहीं पे एक दूसरा डीएनए बना देता हूँ, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि दोनों का साइज सेम है, बोथ आर सेम, दोनों का साइज सेम है। एक आपका पहले जो हमने बात की है वो लीनियर था, ठीक है। अगर आप लोगों को बेटा यहाँ पे दिखाई नहीं देगा तो मैं दूसरे उस पर दिखा दूंगा, ठीक है। आप मुझे बता देना वेदर यू कैन सी इट और नॉट। चलो आप लोगों को शायद ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेट मी इरेज इट, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। चलिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है, अभी आप लोगों को दिखाई देगा। इसका भी सेम साइज है, 8 KB का डीएनए है ये भी, ठीक है। और इसके अंदर भी दो रेस्ट्रिक्शन साइट हैं, एक इको R1, ठीक है, और एक बाम H1। या आप ऐसा मान के चल सकते हो, ऐसा भी समझ सकते हो कि जैसे अगर मैं इसको इसके साथ में कनेक्ट कर दूं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एक साइड आपका क्या होगा, 3 KB हो जाएगा, और एक साइड आपका क्या हो जाएगा, 5 KB। अब अगर इसका भी कंप्लीट डाइजेशन करोगे तो आपको बेटा कितने फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, 2 फ्रेगमेंट्स ना। ठीक है, और 2 फ्रेगमेंट्स का साइज यहाँ पे कितना होगा, 5 KB प्लस 3 KB, ठीक है। इतना डिफरेंस आ जाता है। सिमिलर टाइप का मैप होते हुए भी सर्कुलर डीएनए के अंदर हमें केवल कितने फ्रेगमेंट्स मिले, हमें केवल 2 फ्रेगमेंट मिले, एक 5 KB का, एक 3 KB का। जबकि इसी को अगर हम लीनियराइज कर दें कहीं से भी, तो लीनियराइज होने के बाद इससे हमें कितने फ्रेगमेंट मिलते हैं, 3 फ्रेगमेंट मिलते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि यहाँ पे जो हमने स्पेसिफिक एग्जांपल लिया था उसके अंदर 2 फ्रेगमेंट का साइज सेम था, इसलिए हमें केवल 2 ही फ्रेगमेंट्स दिखाई दे रहे थे। आपको कभी भी ये नहीं करना है कि दोनों का सेम साइज है तो आपको नंबर ऑफ बैंड्स 3 दिखाई दे जाएंगे, नो, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स अलग बात है। एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जब रन करते हैं तो 2 हो या 3 हो या 4 फ्रेगमेंट्स हो, अगर उनका साइज सेम है तो सभी का बैंड एक ही जगह आएगा। क्लियर हो गई बात बेटा? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? बेटा आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो। चलिए एक और मैं स्लाइड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे पहले ही करके रखनी चाहिए थी। अच्छा ओके, नहीं है यहाँ पे,
ओके हम ले लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक होता है, दूसरा मैंने कहा था कि हम लोग दोनों डाइजेशन की बात करेंगे। अभी पहले हम लोगों ने बात की थी कंप्लीट डाइजेशन की, अभी हम लोग बात करेंगे पार्शियल डाइजेशन की। इस पे भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, पार्शियल डाइजेशन, ठीक है। तो पार्शियल डाइजेशन आप लोग कैसे निकालते हो किसी भी पर्टिकुलर डीएनए के लिए, तो हम लोग यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल। सपोज इसका साइज जो है, टोटल साइज जो है जो आपको दिया गया है, दैट इज गिवन अराउंड 10 kb, ठीक है। इसको हम 10 kb का मान के चल लेते हैं। और इसके अंदर 3 इको R1 की साइट है, ठीक है। इको R1 की फर्स्ट साइट हो गई, ठीक है। इको R1 की सेकंड साइट हो गई, और इको R1 की ही हम एक और साइट ले लेते हैं, ठीक है। इको R1 की ही एक और साइट हम लोगों ने ले ली है, ठीक है। हाँ चलिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग इसका साइज मान लेते हैं, सपोज इट इज़ 2 kb। इसके नेक्स्ट वाले का साइज हम लोग मान लेते हैं, सपोज इट इज़ 1 kb, ठीक है। बचा कितना हमारे पास, 7 kb बचा, इसको हम लोग मान लेते हैं 4 kb, ठीक है। 4 kb, और इसके नेक्स्ट वाला हमारे पास हो गया कितने kb बेटा, आप लोग बताओ कितना बचा, 3 kb ना। यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 3 kb बचा, ठीक है। 3 kb, 3 kb। चलिए अब इसका हम लोगों को पार्शियल डाइजेशन करना है, पार्शियल डाइजेशन विद इको R1, ठीक है। पार्शियल डाइजेशन विद इको R1, इको R1 के साथ में हम लोगों को पार्शियल डाइजेशन करना है, ठीक है। चलिए पार्शियल डाइजेशन करते हुए आपका जो है, हो सकता है कहीं पे भी डाइजेशन ना हो, मतलब ना तो फर्स्ट वाली साइड पे क्लीवेज हो, ना सेकंड वाली साइड पे क्लीवेज हो, ना थर्ड वाली पे हो। तो कितने साइज का फ्रेगमेंट मिलेगा फर्स्ट वाला, हमें बताओ 10 kb का मिलेगा कि नहीं। अगर कहीं पे भी क्लीवेज नहीं हुआ तो कितने साइज का हमें बैंड दिखाई देगा, या मतलब इंटैक्ट हमें फ्रेगमेंट दिखाई देगा कि नहीं। एक तो 10 kb का हो गया, ठीक है। अब मान लो कि केवल यहाँ पे क्लीवेज होता है, बाकी जगह सेकंड और थर्ड साइड पे क्लीवेज नहीं होता है, तो फिर वहां से आपको कितने कितने साइज के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे बेटा, बताओ, बताइए बेटा। यस अनुपम, यू आर करेक्ट, 3 kb। सभी बच्चे प्लीज रिप्लाई किया करें। तो बेटा एक तो हो जाएगा आपका 2 kb का, आपको पता ही है, और उसके साथ में बचा कुचा वो आपका इंटैक्ट आएगा, मतलब 8 kb का आपको मिलेगा कि नहीं। अब मान लो कि केवल सेकंड साइट पे क्लीवेज होता है, ना तो फर्स्ट वाली पे होता है ना थर्ड वाली पे होता है, तब आपको कितने साइज के फ्रेगमेंट मिलेंगे, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तीसरे कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा एक 3 kb, ठीक है, और दूसरा कौन सा मिलेगा आपको, 7 kb, है कि नहीं। यस और नो भाई, 3 कैसे आया, 3 हो गया, 2 होता है तो कितने कितने साइज के फ्रेगमेंट्स हम लोगों को मिलेंगे, तो वहां पे भी हमारा 7 kb आएगा, और दूसरा फ्रेगमेंट हमारा कौन सा होगा, 3 kb का होगा, ठीक है। तो मतलब ये तो हमारे सेम ही आ रहे हैं, तो इनको एज ए हमें 2 ही काउंट करना है, ठीक है, 4 काउंट नहीं करना है। अब तो पहले हमने क्या किया, कहीं पे भी क्लीवेज नहीं कराया। दूसरे कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया कि हमने एक एक जगह, तीनों जगह इंडिपेंडेंटली क्लीवेज करो 2 kb, ठीक है। बाकी का बचा हुआ कितना होगा, 7 kb होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं कि सेकंड और थर्ड पे क्लीवेज करें। एक होगा 3 kb, ठीक है, पहले दोनों को कंबाइन कर लिया हम लोगों ने। 3 kb के अलावा एक होगा हमारे पास 4 kb, और एक और दूसरा भी हमारे पास 3 kb होगा, ठीक है। तो जो सिमिलर साइज के फ्रेगमेंट्स होंगे उनको हम एक सिंगल ही काउंट करेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट और थर्ड पे केवल क्लीवेज हो, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे अगर क्लीवेज हो, तब जो है कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, तब बनेगा आपका एक होगा 2 kb,
ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे बने किसके, जब हमने दो दो जगह क्लीवेज कराया, पार्शियल क्लीवेज कराया। इसके अलावा लास्ट वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा, एट्थ कॉम्बिनेशन, कि जब हम हर जगह क्लीवेज करा दें, कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर सभी जगह क्लीवेज हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको मिलेगा 2 kb, 1 kb, ठीक है, 3 kb एंड 4 kb, ठीक है, 3 kb एंड 4 kb। तो इतने फ्रेगमेंट्स आपको जो है, जब हर जगह आप क्लीवेज करा दोगे तीनों जगह, तो आपको इतने फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। अब देखो, जो सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे हैं, 10 kb को हम 1 मान लेते हैं, 2 kb को हम 2 मान लेते हैं, 8 kb को थर्ड वाला मान लेते हैं, ठीक है, 3 kb को हम फोर्थ वाला मान लेते हैं, 7 kb को फिफ्थ वाला मान लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में ये रिपीट हो रहे हैं, तो 2 kb हम लोग ले चुके हैं तो इसको काउंट नहीं करेंगे, 7 kb को भी ले चुके हैं, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, 3 kb भी ले चुके हैं, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो 5 हो गए, ये 6th वाला फ्रेगमेंट होगा, ये आपका 7th वाला फ्रेगमेंट हो जाएगा। 2 kb, 3 kb, 1 kb, इन सबको हम जो है काउंट कर चुके हैं, तो इनको काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद 8th वाला फ्रेगमेंट 5 kb का हो जाएगा। तो आपको इन टोटल पार्शियल डाइजेशन से इस पर्टिकुलर डीएनए के इन टोटल आफ्टर partial digestion of this particular DNA, after partial digestion, हमें इन टोटल कितने फ्रेगमेंट्स मिले, इन टोटल कितने फ्रेगमेंट्स मिले बेटा, 8 फ्रेगमेंट्स ना। अगर आपको पूछा गया होता कि कंप्लीट डाइजेशन के बाद आपको कितने फ्रेगमेंट मिलते हैं इस डीएनए को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर, कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेशन का, या फिर अगर हम लोग कहें कंप्लीट और पार्शियल डाइजेशन का। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई बेटा या नहीं आई है? जस्ट टेल मी दैट। क्लियर है बेटा? इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? बेटा रिप्लाई किया करो, आप लोगों का रिप्लाई नहीं आता तो चलिए, कुछ और टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे जो हम लोगों को देखनी है। ये तो मैं सब आप लोगों को बता ही चुका हूँ। एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे हम लोगों के पास, आइसोसाइजोमर्स। ठीक है, क्या टर्मिनोलॉजी है? आइसोसाइजोमर्स। आइसोसाइजोमर्स जो है, आपको आइसो से पता चल रहा होगा कि ये मतलब कुछ इनका जो है आपस में रिलेशन है। तो रिलेशन किस बात को बताता है? ग्रुप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑफ डिफरेंट ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब इनका जीनस स्पीशीज अलग हो सकता है, तो जो नाम होगा नाम अलग होगा, बट जो आइसोसाइजोमर्स होते हैं ये सेम टाइप की सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और सिमिलर टाइप के एंड को आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा। दूसरा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, दूसरी चीज मैंने क्या लिखी है यहाँ पे, दूसरी चीज लिखी है नियोसाइजोमर्स। ठीक है, सो इनका भी डिफरेंट ओरिजिन होता है और ये भी जो है सिमिलर टाइप की जो है सीक्वेंस जनरेट करते हैं, बट डिफरेंट टाइप के एंड जनरेट करते हैं। अगर मैं कहूँ कि जैसे कि सपोज करो कि दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उनका नाम अलग है बट उनकी रिकॉग्निशन साइट सेम है, बट एक ब्लंट एंड कटर है, दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंड जनरेट कराता है। ठीक है, ठीक है। एक और तीसरे टाइप के जो है आपके एंजाइम्स होते हैं जिनको कहा जाता है आइसोकोडोमर्स। उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, आइसोकोडोमर्स। इसको भी आप लोग जो है याद रखना, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइसोकोडोमर्स क्या होते हैं? हैव डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस have different recognition
सीक्वेंसेस बट जनरेट आइडेंटिकल एंड्स, ठीक है, सीक्वेंसेस बट जनरेट आइडेंटिकल एंड्स, मतलब सिमिलर एंड जो है जनरेट करते हैं, आइडेंटिकल एंड्स। इनके एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को मतलब दिए जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ही आपको दिया जाएगा, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आइसोसाइजोमर्स क्या है, तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को रटने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इनमें से आइडेंटिफाई करो कौन कौन से पेयर ऑफ एंजाइम्स आइसोसाइजोमर्स हैं या फिर नियोसाइजोमर्स हैं या फिर आइसोकोडोमर्स हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को क्लैरिफाई हुई कि नहीं हुई? जस्ट टेल मी अबाउट इट। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन और नॉट? बेटा बोलो। आगे बढ़ें? शुड वी मूव अहेड? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, इट क्लीव द डीएनए 25 बेस पेयर्स टूवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ऑफ द रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। मतलब कि कहीं पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस है तो उससे 25 बेस पेयर आगे की तरफ जाके ये क्लीव करते हैं, एंड इनको जो है एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है, और मेटल आयंस इन द फॉर्म ऑफ Mg2+ उनकी भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो दे आर नॉट गोइंग टू बी यूज स्पेसिफिकली फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जो भी हम लोग यूज़ करते हैं किसके अंदर, आरडीटी के अंदर या किसी भी डीएनए को मॉडिफाई या क्लीव करने के लिए, वो हमारे बहुत स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। तो 3 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम लोगों ने पढ़े। टाइप 1 वो भी स्पेसिफिक नहीं होते हैं, वो 1000 बेस पेयर्स दूर जाके क्लीव करते हैं फ्रॉम देयर रिकॉग्निशन साइट। उनके अंदर मिथाइलेज एक्टिविटी भी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एटीपी भी वो यूज़ करते हैं, मेटल आयंस की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डजेंट रिक्वायर एनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, बट दे रिक्वायर आइदर Mg2+ और Mn2+ आयंस फॉर देयर एक्टिविटी, एंड दे डजेंट कंटेन एनी मिथाइलेशन एक्टिविटी। तीसरे टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हमने बात कर ली, और बीच में हम लोगों ने कंप्लीट पार्शियल डाइजेशन या फिर किस तरीके से जो है प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, कितने आपको नंबर ऑफ बैंड्स मिलेंगे, उन सब के बारे में हम लोगों ने बात की। एक और चीज़ जो मैंने शायद आप लोगों को नहीं बताई है, कई बार आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन किस तरीके का कर लेते हैं, किसी पर्टिकुलर, और आपको कहा गया है कि आपने इस डीएनए को किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में क्लीव किया, और आपको कहा गया कि आपको नहीं मालूम है कि वो कितने बेस पेयर की सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। देखो 2 तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। एक तो जीनोम साइज दिया गया है, आपको कहा गया कि आपने इस जीनोम को किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में क्लीव किया, लेकिन आपको नहीं पता है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 6 बेस पेयर की सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, या फिर 8 बेस पेयर की सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, या फिर 4 बेस पेयर की सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका आपने डाइजेशन कराया, डाइजेशन विद या डाइजेशन विद एक्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है कि वो कितने बेस पेयर की सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस हम लोगों को अननोन है, ठीक है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज अननोन, ठीक है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज अननोन।
ठीक है। चलिए, अब आपको ये कहा गया जब आपने इस एक्स एंजाइम के साथ में डाइजेस्टेड विद एक्स, इस जीनोम को डाइजेस्टेड विद एक्स, आपको मिले 75 फ्रेगमेंट्स आपको मिले। कितने फ्रेगमेंट्स मिले? तो आपको ऑप्शन में दिया गया है, क्या इस इंफॉर्मेशन से आप ये बता सकते हो कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कितने बेस पेयर की सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है? उसमें जो ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन था 8 बेस पेयर, किसी 8 बेस पेयर कटर है ये, एक ऑप्शन ये था। एक था 6 बेस, था आपका 4 बेस पेयर कटर, ठीक है। एक एग्जाम्पल था आपका पार्शियल डाइजेशन, ठीक है। द डीएनए इज पार्शियली डाइजेस्टेड, ठीक है। पार्शियली डाइजेस्टेड मतलब ये कंप्लीटली डाइजेस्टेड नहीं हुआ है, पार्शियल डाइजेशन हुआ है इसका, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन पार्शियल डाइजेशन वाला है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो बेटा समझ जाओ आप लोग। हाँ, शायद ढक रहा होगा यहाँ पे, या मैं अलग से इसको लिख देता हूँ अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो। लेट मी राइट इट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फोर्थ ऑप्शन पार्शियल डाइजेशन का दिया हुआ है, ठीक है। पार्शियल डाइजेशन, ठीक है। पार्शियल डाइजेशन इसका किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि अगर आपके पास 75 फ्रेगमेंट्स आए हैं तो 75 से अगर हमने टोटल जीनोम साइज को अगर डिवाइड कर दिया तो हमें एवरेज लेंथ ऑफ ए सिंगल फ्रेगमेंट मिल जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहां पे यही चीज निकालूंगा, एवरेज लेंथ ऑफ सिंगल, एवरेज लेंथ ऑफ सिंगल फ्रेगमेंट, ठीक है। ये कितनी आ जाएगी? अगर हम लोग 4.7 MB का मतलब मेगा बेस पेयर होता है, और मेगा बेस पेयर में आप लोगों को क्या लिखना है, 10⁶ लिखना होता है, डिवाइडेड बाई 75, ठीक है। इसको अगर आप लोग देखोगे तो आपको कुछ लगभग जो वैल्यू मिलेगी, आई होप सो 6.2 इंटू 6.3 या 6.2 के अराउंड होगा, और 10⁴ आएगा, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को 8 बेस पेयर कटर कितने सीक्वेंसेस के बाद रिपीट होता है या कितने बेसिस के बाद में वो क्लीव करता है, अगर आपको ये चीज़ निकालनी है तो हम लोग सीधे सीधे जो है 4:8 कर देते हैं। अगर वो 6 बेस पेयर कटर है तो उसकी जो है रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी 4:6 हो जाती है। अगर कोई 4 बेस पेयर कटर है तो इट इज़ गोइंग टू रिकॉग्नाइज और इट इज गोइंग टू क्लीव द DNA आफ्टर 4:4 बेसिस। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? टेल मी। चलिए, ये बात भी क्लैरिफाई हो गई है आप लोगों को, आई होप सो क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अगर इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो वो लगभग कितना आएगा, दैट विल बी अराउंड 6 इंटू कुछ ऐसा ही आएगा, 6 इंटू 10⁴, या हाँ समथिंग इसके बराबर ही, लगभग बराबर आएगा। इसको आप निकालोगे तो 4096 आएगा, इसको आप निकालोगे तो 256 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो इसके मैच में है ही नहीं, बट ये जो दोनों नंबर ऑफ बेस पेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो दोनों लगभग इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि
दिस पर्टिकुलर एक्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज a 8 बेस पेयर सीक्वेंस और इट्स ए 8 बेस पेयर कटर, सीधे सीधे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू कुछ और आ रही होती, यहाँ पे कुछ वैल्यू और आ रही होती, सपोज 10 टू दी पावर 5 में आ रही होती या 10 टू दी पावर 6 में आ रही होती या एंड सो ऑन, ठीक है, बहुत ज़्यादा आ रही होती, फिर आंसर हमारा पार्शियल डाइजेशन होता। इस बात को समझना ज़रूरी है बेटा